गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गेहूं की फसल की और हम जानेंगे कि वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से हम गेहूं की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक के साथ। गेहूं की जो फसल है वो इंडिया की मेन सीरियल क्रॉप है, अर्थात मुख्य अनाज की फसल है जो कि मेजर ऑफ द पॉपुलेशन खाती है। और गेहूं की फसल ट्रेडिशनली तौर पे अगर हम देखें तो इंडिया के उत्तरी भाग में होती हुई आई है। हालांकि आज के समय में सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में भी काफी इसकी फसल होने लगी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब इंडिया में हुआ था 1960s 70s में, उसके बाद से गेहूं के उत्पादन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर वर्ल्ड में प्रोडक्शन की बात करें तो आज इंडिया सेकंड नंबर पे आ चुका है वर्ल्ड में प्रोडक्शन के मामले में। और इंडिया में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अगर फेवरेबल क्लाइमेट की बात करें तो गेहूं की फसल को आमतौर पे ठंडा वातावरण पसंद होता है, ठंडा मौसम चाहिए होता है। जब हम गेहूं की फसल की बुआई करते हैं उस समय पे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का नॉमिनल टेम्परेचर सही रहता है बुआई करने के लिए। जैसे जैसे फसल आगे ग्रोथ करती है उस टाइम पे उसको और भी ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो 10 डिग्री 5 डिग्री तक भी टेम्परेचर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और कम टेम्परेचर भी आएगा तो भी फसल काफी स्ट्रांग होती है, उसको सहन कर लेती है। और जैसे पकने का समय आता है, मैच्योरिटी का समय आता है, उस टाइम पे थोड़ा ड्राई एंड वार्म वेदर चाहिए होता है। तब तक बसंत ऋतु आ चुकी होती है जो कि फसल को पकने में सहायता करती है। जहां तक मिट्टी की बात है तो दोमट मिट्टी या जिसको हम लॉमी सॉइल कह सकते हैं वो अच्छी रहती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से नमी बना सके और ड्रेनेज भी अच्छा रहे। सो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। वेस्टीज की अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आता है बेसल एप्लीकेशन बिफोर और एट सोइंग। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग प्रकार के किसान अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिसेस करते हैं। काफी किसान हैं जो खेत को तैयार करते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, फिर उसके बाद बीज की बुआई करते हैं। काफी किसान हैं जो कि गोबर की खाद एक साल छोड़ के एक साल भी डालते हैं। या फिर काफी किसान हैं जो कि सिर्फ फर्टिलाइजर डालते हैं उसके बाद बीज की बुआई करते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी किसान हैं जो कि बीज की बुआई और फर्टिलाइजर दोनों एक साथ ही डाल देते हैं शुरू में। मतलब अगर हम डीएपी डाल रहे हैं तो उसी के साथ मिला के बीज को डाल देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के किसान हैं, काफी सारी वेरिएशंस हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसा कुछ बता दूं जिससे कि आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को यूज करवा पाएं। सो दोनों ही कंडीशन में, किसी भी प्रकार की कंडीशन में आप शुरुआत में एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री प्रोटेक्ट और एग्री बीएससी का प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक ग्रैनुअल 5 किलो तक यूज किया जा सकता है, एग्री प्रोटेक्ट 500 ग्राम और 80 टू 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर कोई बीज की बुआई बाद में करता है, पहले फर्टिलाइजर या गोबर की खाद डाल लेता है तो उसके साथ मिला के भी डाल सकता है। कोई अगर फर्टिलाइजर और बीज दोनों एक साथ डाल रहा है तो उसमें मिला के भी डाल सकता है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे वहां पे मिलने वाले हैं। मिट्टी आपकी उर्वरक बनेगी, पोरस बनेगी अर्थात भुरभुरी बनेगी, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी और फसल का विकास अच्छे से वहां पे हो पाएगा। स्टेप नंबर 2 की बात करें तो है सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। अब अगर हम बीज को लगाने जा रहे हैं तो अच्छा होता है कि हम बीज का पहले उपचार कर लें। बीज का उपचार करने के लिए एग्री ह्यूमिक बहुत अच्छा है, 5 ml प्रति किलो के हिसाब से हम कर सकते हैं। एग्री प्रोटेक्ट का भी यूज कर सकते हैं 5 ml, 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। इनसे अगर हम बीज उपचार कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे बीजों का जो अंकुरण है वो बहुत अच्छा होगा, फुटाव बहुत अच्छा होगा, कल्ले अच्छे से निकलेंगे, जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होगा, व्हाइट रूट्स ग्रो कर पाएंगी, फसल जो है वो फफूंद जनित रोगों से बच पाएगी। स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं, स्प्रे और ड्रेंचिंग एट फर्स्ट इरिगेशन। ये वाला भी काफी समझने वाला स्टेप है। आमतौर पे जब हम गेहूं की फसल लगाते हैं तो उसके 20 दिन बाद, 25 दिन बाद किसान वहां पे निड़ाई गुड़ाई कर देता है या फिर वहां पे खरपतवार नाशक का स्प्रे कर देता है। उसके बाद फर्स्ट इरिगेशन लगाया जाता है। फिर फर्स्ट इरिगेशन के बाद किसान वहां पे यूरिया का भी एप्लीकेशन कर लेता है। सो अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो जब आप फर्स्ट इरिगेशन कर रहे हैं उसके 2 से 3 दिन के बाद आप स्प्रे कर लें,
या फिर जब आप इरिगेशन कर रहे हैं तो उसी पानी के साथ मिला के प्रोडक्ट का प्रयोग कर लें, या फिर जब आप इरिगेशन करने के बाद फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसके साथ मिला के भी प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट कौन से हैं? एग्री ह्यूमिक है, एग्री गोल्ड है और एग्री 82 है। एग्री ह्यूमिक अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो 15 लीटर के टैंक में 30 ml, एग्री गोल्ड 20 ग्राम, एग्री 82 10 ml तक यूज किया जा सकता है। अगर हम पानी के साथ मिला के डाल रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए ह्यूमिक 250 ml, गोल्ड 100 ग्राम और 82 150 ml प्रयोग कर सकते हैं। या खाद के साथ मिला के भी डाल रहे हैं तो यही सेम डोज जो 1 एकड़ के लिए है 250 ml, 100 ग्राम, 150 ml, इसी का हम प्रयोग खाद के साथ मिला के भी कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन है और इन तीनों ऑप्शन में से अब आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सा आपके लिए सही रहेगा। अर्थात अगर हम देखें कि प्रोडक्ट की कॉस्ट तो स्प्रे में कम पड़ेगी। लेबर की कॉस्ट देखें तो लेबर की कॉस्ट ड्रेंचिंग में मतलब पानी के साथ हम डालेंगे तो कम पड़ेगी। सो ये चीज मैंने आपके लिए छोड़ दी है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इजी कौन सा लग रहा है और आपकी कॉस्ट किस में कम लग रही है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। पर अगर हम यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर लेते हैं, जो पोषक तत्व आपने मिट्टी में डाले हैं या जो फर्टिलाइजर आपने डाला है वो बराबर रूप से आपकी पौधे की जड़ों तक पहुंच पाएगा, जिससे कि पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी रहे और आपकी जो फसल है वो विभिन्न प्रकार के बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस से लड़ने की क्षमता रख पाएगी। तो जैविक अजैविक तनाव आ जाते हैं, कभी मान लीजिए वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई तो भी फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना बन जाती है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में आता है फ्लावरिंग के 15 से 20 दिन पहले। इस टाइम तक फसल लगभग 50 से 60 दिन की हो चुकी होती है और यहाँ पे स्प्रे करना अच्छा रहता है। स्प्रे के लिए हम यहाँ पे नैनोटेक मॉस और 82 का प्रयोग कर सकते हैं। 15 लीटर के टैंक में हम 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ml मॉस, 10 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। और ये वाला जो एप्लीकेशन है ये ज्यादा फ्लावरिंग आए इसके लिए अच्छा है। ग्रेन जो बनेंगे, दाने जो बनेंगे उनकी क्वालिटी अच्छी रहे उसके लिए बहुत अच्छा है। तो फ्लावरिंग के लिए मॉस बड़ा अच्छा रहता है, ग्रेन की क्वालिटी जिससे कि हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स मिले उसके लिए नैनोटेक बहुत अच्छा रहता है। स्प्रेडर एक्टिवेटर के लिए 82 बहुत अच्छा रहता है, तो इसका स्प्रे हम कर सकते हैं। ये 4 प्रयोग, 4 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, इतना भी हम कर लें तो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स गेहूं की फसल में मिल जाता है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि फर्दर कोई फसल में स्ट्रेस आ गया था या कहीं से फसल कमजोर पड़ गई तो आप 5वें स्टेप का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको जरूरत लगे तो फसल में फूल आने के 15 से 20 दिन के बाद जब दाना बनना स्टार्ट होता है आप तब इस प्रयोग कर सकते हैं नैनोटेक गोल्ड और 82 का। 15 लीटर के टैंक से स्प्रे करा सकते हैं 30 ग्राम, 20 ग्राम और 10 ml। यहाँ से अगर हम देखेंगे कि फसल में कोई भी स्ट्रेस वगैरह आ चुका था तो उसको रिकवर करने में आसानी होगी और हमारी जो ग्रेन की क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 स्टेप भी आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि गेहूं की फसल अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग फसल है जो कि काफी हद तक मौसम के प्रभाव को भी सहन कर लेती है और किसान भी उस पर उसी हिसाब से कम खर्चा करता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जैसे मैंने शुरू से लेके लास्ट तक आपको 3-3 प्रोडक्ट का बताया है, तो वहां पे आपके लिए मेन है कि आप प्रोडक्ट के रोल समझें, हर प्रोडक्ट का रोल क्या है। मैंने ह्यूमिक डाला है तो क्यों डाला है, प्रोटेक्ट डाला है तो क्यों डाला है, हर प्रोडक्ट का हम रोल समझे। और हर प्रोडक्ट का रोल समझने के लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज देनी पड़ेगी, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं कि कहीं पे मैं 3 की जगह अगर 2 ही प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूँ तो कौन से 2 मैं यूज करूँ और किन 2 का काम वहाँ पे है या ज़रूरत वहाँ पे है। तो वो आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसा ही करें। मेन चीज़ है कि आप ये समझें कि कौन-सा प्रोडक्ट कौन-सी स्टेज में काम करेगा। सो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। आई होप कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पसंद आई होगी। आप इसको यूज़ कर पाएँगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।